नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देख रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने 57 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ये सॉल्यूशन हमारा एसएससी जेई मेंस, स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम और बाकी जो जूनियर इंजीनियर के अदर एग्ज़ाम है सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इसमें हम केवल अपने सिलेबस के रेलिवेंट क्वेश्चन करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होते, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर और गेट तक के सिलेबस का करेंगे। इस सॉल्यूशन के बाद आप इंजीनियरिंग सर्विस के 90% क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर पाओगे। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पुराने सॉल्यूशन है हमने 2024 से शुरू किया था, अभी हम 2018 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। उन सभी सॉल्यूशन का जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से आप सॉल्यूशन देख सकते हो। तो क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन ऑन द रोड इज। जब हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को निकालते हैं तब हम फ्रिक्शन को जीरो एज्यूम करते हैं और सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू v² डिवाइड बाई GR। तो पहला ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो बिल्कुल सही बात है, v² डिवाइड बाई GR सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला होता है। यह आप फॉर्मूला देख सकते हो। जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v² डिवाइड बाई GR। वेलोसिटी के स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड ऑप्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। तो ये भी सही बात है, 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। तीसरी स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द हॉरिजॉन्टल कर्व। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, रेडियस के स्क्वायर का थोड़ी ना प्रोपोर्शनल होता है। तो पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन। एज पर IRC 37 द फटीक लाइफ ऑफ ए फ्लेक्सिबल पेमेंट कंसिस्ट ऑफ ग्रैनुलर बेस एंड सब बेस डिपेंड अपॉन। ऑप्शन देखते हैं। रेजिलिएंट मॉडुलस ऑफ द बिटुमिनस लेयर। जो बिटुमन लेयर का रेजिलिएंट मॉडुलस होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगी फटीक लाइफ जो हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट है, सही बात है। हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ द बिटुमिनस लेयर। हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ बिटुमिनस लेयर। जो बिटुमन की लेयर है यानी कि टॉप लेयर के जस्ट नीचे टेंसाइल स्ट्रेन हॉरिजॉन्टल वाला कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी फटीक लाइफ। तो बिल्कुल सही बात है। मिक्स्ड डिजाइन ऑफ बिटुमन इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। वर्टिकल सबग्रेड स्ट्रेन, ये स्टेटमेंट गलत है। हॉरिजॉन्टल सबग्रेड स्ट्रेन इसके ऊपर डिपेंड करेगी, वर्टिकल वाले के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो फटीक लाइफ का फॉर्मूला होता है वो काफ़ी अजीब सा और बड़ा सा फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को हम अभी नहीं देख रहे, लेकिन इतना जान लो जो फटीक लाइफ होती है हम किस में निकालेंगे भाई, कितनी इसके अंदर एक्सेल पास कर सकती हैं। और पहली दूसरी तीसरी स्टेटमेंट सही है, लेकिन हॉरिजॉन्टल सबग्रेड स्ट्रेन के ऊपर डिपेंड करेगी, वर्टिकल के ऊपर नहीं करेगी। तो पहली दूसरी तीसरी सही है, चौथी गलत है। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टील इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेट्रो एंड मोनोरेल्स। मेट्रो और मोनोरेल्स के कंस्ट्रक्शन में कौन सी स्टील हम यूज करते हैं, तो हम मैग्नीज स्टील को यूज करते हैं। कौन सी स्टील, मैग्नीज स्टील। जो ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जितने भी बाकी इंजीनियरिंग के एग्जाम हैं यूपीएससी के पेपर से ही क्वेश्चन को उठाते हैं। तो मेट्रो और मोनोरेल्स में हम कौन सी स्टील यूज करेंगे, मैग्नीज स्टील। अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर सेलेक्टिंग द बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, बिल्डिंग स्टोन के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने पड़ते हैं। सीजनिंग ऑफ स्टोन इज इसेंशियली एंड इज डन बाय सोकिंग इन वाटर। जो स्टोन होता है क्या उसकी हमें सीजनिंग इसेंशियल होती है करनी, और उसको हम पानी के अंदर भिगो के करते हैं। तो जी नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है स्टोन की सीजनिंग करना। सेकंड स्टेटमेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन इज टू बी मोर देन 2.7। 2.7 से ज़्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये सही बात है। पोरोसिटी इफेक्ट ड्यूरेबिलिटी, भाई उसके अंदर वॉइड्स होंगे, पोर्स होंगे तो ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करेगा, ये भी सही बात है भाई। उनमें पानी आ सकता है, केमिकल एंटर कर सकता है। क्लाइमेट कंडीशन डिसाइड द टाइप ऑफ स्टोन टू बी यूज इन द कंस्ट्रक्शन। जैसी भी क्लाइमेट कंडीशन होगी तो उसी हिसाब से हम स्टोन को यूज करेंगे, तो ये भी सही बात है। तो दूसरी तीसरी और चौथी सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। स्टोन की सीजनिंग करनी नहीं पड़ती, वो हम टिम्बर की करते हैं ताकि उसमें से मॉइस्चर निकल जाए। तो दूसरी तीसरी और चौथी सही है। अगला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट ग्रेन पोसेस द लो वेटिंग एबिलिटी। हाइड्रोफोबिक सीमेंट कौन सी होती है, जो पानी को रेपेल करे, यानी कि एक तो होती है पानी से भीग जाएगी सीमेंट, और एक ऐसी सीमेंट होती है जो पानी से भीगेगी नहीं, तो वो हाइड्रोफोबिक। इसमें हम किसका यूज करते हैं, ओलिक एसिड का और स्टीरिक एसिड का हम यूज करते हैं। तो वेटिंग एबिलिटी उसकी कम होएगी, तो भाई सही बात, हाइड्रोफोबिक है तो गिल्ली नहीं हो सकती। दूसरी स्टेटमेंट। रैपिड हार्डनिंग इज यूज इन दी कंक्रीट अंडर स्टैटिक और दी रनिंग वाटर।
जो रनिंग वाटर होता है उसके कंस्ट्रक्शन में हम कौन सी सीमेंट को यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं क्विक सेटिंग सीमेंट। कौन सी वाली सीमेंट यूज करते हैं, क्विक सेटिंग। सेट होने का मतलब क्या है भाई, उसने अपनी प्लास्टिसिटी को लूज कर दिया, वो हमारी मतलब क्या बोलते हैं उसको, टाइट टाइप से होगी, प्लास्टिसिटी उसकी खत्म हो गई, वो होती है क्विक सेटिंग। और रैपिड हार्डनिंग होती है हार्ड यानी कि स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। अंडर वाटर के अंदर हम यूज करेंगे क्विक सेटिंग सीमेंट। तीसरी स्टेटमेंट, क्विक सेटिंग इज यूज टू गेन हाई स्ट्रेंथ इन द इनिशियल पीरियड। तो इसने ये रिवर्स कर दिया दूसरे और तीसरे वाले को, ठीक है। तो यहाँ आना था रैपिड हार्डनिंग वाली सीमेंट स्ट्रेंथ के लिए होती है, क्विक सेटिंग होती है पानी के अंदर। फोर्थ ऑप्शन, वाइट सीमेंट इज जस्ट ए वेराइटी ऑफ ऑर्डिनरी सीमेंट फ्री ऑफ द कलरिंग ऑक्साइड। भाई वाइट सीमेंट कौन सी होती है, आयरन ऑक्साइड को कम कर देंगे यानी भाई कलर वगैरह कम कर देंगे तो वाइट सीमेंट बन जाएगी। तो पहली और चौथी सही है। तो हाइड्रोफोबिक सीमेंट भाई वेटिंग एबिलिटी को कम कर देती है। रैपिड हार्डनिंग के अंदर क्या होता है, C3S का कंटेंट ज़्यादा होता है। फाइन ग्राइंडिंग करते हैं और जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए होती है तब यूज करते हैं। क्विक सेटिंग के अंदर हम जिप्सम को कम कर देते हैं और एल्यूमिनियम सल्फेट वगैरह को डाल देते हैं जिससे वो प्लास्टिसिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। वाइट सीमेंट आयरन ऑक्साइड नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रिच मिक्सेज आर लेस प्रोन टू ब्लीडिंग देन द लीन वन। जो रिच मिक्सेज होते हैं, रिच यानी जिसके अंदर सीमेंट का कंटेंट काफ़ी बढ़िया है, तो उसके अंदर ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सही बात है, अगर किसी रिच सीमेंट है तो ब्लीडिंग उसमें नहीं होएगी। ब्लीडिंग कैन रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द फाइननेस ऑफ द सीमेंट। अगर हम सीमेंट की फाइननेस को इंक्रीज कर दें तो क्या हम ब्लीडिंग को कम कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, रिच मिक्स में भी कम ब्लीडिंग होएगी। और भाई आपने फाइननेस इंक्रीज कर दी तो भी ब्लीडिंग हमारी कम हो जाएगी। बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर सही। तो भाई अगर ज़्यादा बारीक होएगी तो कंटिन्यूस वाटर चैनल जो बन जाते हैं उसको ब्रेक कर देगा भाई, या फिर आप एयर एंट्रेनिंग एजेंट का यूज कर सकते हो, फाइन सीमेंट का, अल्कली सीमेंट का या रिच मिक्स का, ब्लीडिंग इन सबसे कम होएगी। अगला क्वेश्चन, yield of concrete per bag of cement for a concrete mix proportional 1:1.5:3 adapting 2/3 as the coefficient is। yield of concrete का क्या मतलब है भाई, एक सीमेंट के बैग से आप कितनी वो बना सकते हो कंक्रीट, ठीक है। एक सीमेंट के बैग में 35 लीटर वॉल्यूम होती है और 50 किलो वजन होता है। मिक्स प्रोपोर्शनल आपको दे रखा है 1:1.5:3। तो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का रेशो आपको दे रखा है। बाकी इसको क्वेश्चन में लिखना चाहिए था भाई ये वेट के हिसाब से या वॉल्यूम के हिसाब से, बाकी इन्होंने वॉल्यूम के हिसाब से कंसिडर किया है। सीमेंट 1, सैंड 1.5, एग्रीगेट 3। और सीमेंट आपकी कितनी है, एक बैग के अंदर 35 लीटर सीमेंट होती है। 1 किसके बराबर है, 35 लीटर के, तो 3 + 1.5 + 1 ये किसके बराबर हो जाएगा, 0.1925 यानी कि 192 लीटर के बराबर। और भाई यील्ड का क्या मतलब है, वो कोफिशिएंट का क्या मतलब है, ये तो हो गया आपका ड्राई वाला। जब आपने पानी डाला तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है तो कितनी हमारे पास कंक्रीट बन के आ जाएगी, 0.128 मीटर क्यूब। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आए तो आप कन्फ्यूज नहीं होना है, इस टाइप से आप इसको कर सकते हो। बाकी जब हम इसका आंसर देखते हैं तो सारे के सारे मीटर क्यूब के अंदर है ना, तो इस वजह से भी हमने वॉल्यूम वाले चीज़ें कंसिडर कर ली, इसको वेट नहीं माना, हमने वॉल्यूम मान ली इसको। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द प्रोपोर्शनल ऑफ द वाटर कंटेंट। अगर वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो क्या वर्केबिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो बिल्कुल सही बात है, अगर आप वाटर कंटेंट इंक्रीज करते हो तो वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगली स्टेटमेंट, कंक्रीट हैविंग स्मॉल साइज एग्रीगेट इज मोर वर्केबल देन द कंटेनिंग लार्ज साइज एग्रीगेट। अगर स्मॉल साइज एग्रीगेट लेंगे तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए होगा, फाइन एग्रीगेट को ज़्यादा पानी चाहिए रहेगा, फाइन एग्रीगेट का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो उसकी वर्केबिलिटी कम होती है, कोर्स एग्रीगेट की ज़्यादा होती है। लेकिन इसने क्या लिख रखा है भाई, कोर्स एग्रीगेट की कम होएगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है, वर्केबिलिटी कोर्स एग्रीगेट की ज़्यादा होती है। अगला स्टेटमेंट, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर राउंडेड एग्रीगेट प्रोड्यूस ए मोर वर्केबल कंक्रीट मिक्स। तो बिल्कुल सही बात है, जो राउंड एग्रीगेट है ज़्यादा वर्केबिलिटी प्रोड्यूस करेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट, ए कंक्रीट मिक्स विद नो स्लम्प शोन इन स्लम्प कोन इंडिकेट इट्स पुअर वर्केबिलिटी। अगर भाई कोई स्लम्प शो नहीं करा तो इसका मतलब क्या, पुअर वर्केबिलिटी। तो बिल्कुल सही बात है, वो एग्रीगेट वाली स्टेटमेंट गलत थी, पहली, तीसरी और चौथी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट का मतलब तो समझ में आ गया ना भाई, आपने स्लम्प वाली कोन उठाई और कंक्रीट थोड़ा सा भी नीचे की तरफ नहीं बैठा तो इसका मतलब क्या भाई, वो टाइट हो रखी है कंक्रीट से, उसकी वर्केबिलिटी बहुत कम है। अगला क्वेश्चन, ए स्टील वायर ऑफ 20 mm डायमीटर बैंड इनटू ए सर्कुलर शेप ऑफ 10 मीटर रेडियस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁶, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इंड्यूस इन द वायर इज नियरली।
तो सोम का काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। एसएससी जेईई मेंस के अंदर और असिस्टेंट इंजीनियर में इस टाइप के क्वेश्चन आने के काफ़ी चांस रहते हैं। स्टील की वायर है, 20 mm डायमीटर है, ठीक है, और आपने 10 मीटर रेडियस में उसको बेंड कर दिया, जैसे ये है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना है 20, और आपने रेडियस कितना बना दिया इसका 10 मीटर। अब इसमें बेंडिंग इक्वेशन लगेगी। इसमें कौन सी इक्वेशन लगेगी? बेंडिंग इक्वेशन आपको पता है M/I सिग्मा बाई ई बाई आर, यही होती है। और हमें क्या निकालना है? स्ट्रेस निकालना है। हमें क्या निकालना है? स्ट्रेस यानी कि सिग्मा। M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई आपको पता है, आपने इसको रेडियस के अंदर बैंड कर दिया 10 मीटर की रेडियस में, रेडियस आपको पता है। वाई आपको पता है भाई, न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी, 20 mm की वायर है तो न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी हो गई मैक्सिमम, जो उसका रेडियस यानी कि 10 mm। एफ आपको निकालना था, वो आप इजीली निकाल सकते हो। बेंडिंग इक्वेशन हम यहीं लेते हैं ना, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। रेडियस आपको पता है, सिग्मा आपको निकालना था, ये सिग्मा आपको निकालना था, रेडियस पता है, ई पता है, वाई पता है। जैसे आपकी 20 mm डायमीटर की वायर है, ये 20 mm डायमीटर की वायर है, तो न्यूट्रल एक्सिस से वाई हमारा कितना आ गया भाई? 20 mm की वायर तो 10 mm आपका ये आ गया, न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूर है, और 10 मीटर की रेडियस में हमने इसको बेंड किया था। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए आइडियली प्लास्टिक मटेरियल। जो आइडियली प्लास्टिक मटेरियल है उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे बनेगा? तो उसके लिए आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इस टाइप से बनेगा, सी नंबर ऑप्शन। उसके अंदर जीरो स्ट्रेन के ऊपर भी स्ट्रेस की कुछ ना कुछ वैल्यू पहले से रहेगी, ठीक है। जब स्ट्रेन जीरो रहेगा उसके अंदर स्ट्रेस की कुछ ना कुछ वैल्यू पहले से रहेगी, तो सी ऑप्शन। आइडियली प्लास्टिक मटेरियल के लिए कैसे बनेगा? सी ऑप्शन। फ्लूइड वाले के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि भाई आइडियल प्लास्टिक मटेरियल के लिए हम कैसे बनाते हैं, जो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के अंदर स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम है, तो वही चीज़ इसके अंदर है। ये सोम वाला क्वेश्चन है, परफेक्टली आइडियल मटेरियल के लिए सी ऑप्शन। जो आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते थे ना, आइडियल बिंगम प्लास्टिक, उसके लिए देखो आप ये वाला पढ़ते थे ना, तो इसी टाइप का आइडियल प्लास्टिक वाले मटेरियल के लिए भी बनेगा। अगला क्वेश्चन, A long rod of uniform rectangular section with thickness T, originally straight, is bent into a form of circular arc with a displacement D at the middle point of span L. The displacement D may be regarded as small as compared to the length L. The longitudinal surface strain is। तो भाई एक रेक्टेंगुलर रोड है, जैसे इसमें आप डायग्राम में देखो, L लेंथ की रोड है एक, ठीक है। उसके ऊपर आपने लोड लगाया, लोड लगने की वजह से वो डिफ्लेक्ट हो गई, और कौन सा क्या रेडियस बना? R रेडियस बना डिफ्लेक्ट होने के बाद। जो सेंटर के ऊपर उसका डिफ्लेक्शन है, जो सेंटर वाले पॉइंट पे डिफ्लेक्शन, वो हमें कितना दे रखा है? डी। भाई रोड बैंड हो जाएगी तो कुछ ना कुछ भाई डिफ्लेक्शन जो डी आने लग रहा है वो हमको दे रखा है। रोड की हमें लेंथ दे रखी है और रोड की हमें थिकनेस दे रखी है, रोड की हमें थिकनेस दे रखी है, ठीक है। टी इसकी थिकनेस है। हमें क्या निकालना है? लॉन्गिट्यूडनल सरफेस। जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर बेंडिंग इक्वेशन को पढ़ना शुरू करते हो तो स्ट्रेन जो होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी सरफेस के ऊपर कितना स्ट्रेन लगने लग रहा है, उसका हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? वाई बाय आर। स्ट्रेन किसके बराबर होता है? वाई डिवाइड बाय आर। आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, वाई होता है न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूरी पे जो फाइबर है उसके ऊपर हम स्ट्रेन निकालने लग रहे हैं। इस वाली इक्वेशन से वैसे भी इसमें एसएससी जेईई में कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन जो हम बेंडिंग इक्वेशन पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला फॉर्मूला यहीं पढ़ते हैं, ई यानी कि स्ट्रेन किसके बराबर होता है? वाई डिवाइड बाई आर। और ये कौन से वाला स्ट्रेन होता है? ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, ठीक है। यानी उस बॉडी जो हमारी रोड है उसके लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेन लगने लग रहा है। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखे हैं? सेंटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना होएगा, और जो सेंटर के अंदर डिफ्लेक्शन होता है वो किसके बराबर होता है? भाई रेलवे में भी आपने पढ़ा है, हाईवे के अंदर भी पढ़ा है। क्या पढ़ते हैं हम? वर्साइन ऑफ द कर्व पढ़ते हैं ना रेलवे के अंदर। हाईवे में उसको हम क्या बोल देते हैं भाई? मिड ऑर्डिनेट बोल देते हैं शायद, बाकी रेलवे में वर्साइन ऑफ कर्व बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या रहता है? L स्क्वायर डिवाइड बाई 8R। सेंटर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आएगा वो किसके बराबर रहता है? L स्क्वायर डिवाइड बाई 8R। लेंथ हमें पता है, रेडियस हमें पता है। अच्छा रेडियस हमें नहीं पता, हम रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस किसके बराबर आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा L स्क्वायर डिवाइड बाई 8D। जो हमारी बीम डिफ्लेक्ट होकर रेडियस बनाई हो किसके इक्वल आ जाएगा? L स्क्वायर डिवाइड बाई 8D। बेंडिंग इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे। जो सिग्मा वाई वाई होता है इज इक्वल टू ई बाई आर, और वो किसके इक्वल होता है भाई? सिग्मा वाई वाई।
वाई क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे, टी थिकनेस की बीम है, टी थिकनेस की बीम है, टी तो उसकी टोटल थिकनेस हो गई, न्यूट्रल एक्सिस कहीं पे बीच में होएगी, और जो मैक्सिमम वाला फाइबर कितनी दूरी पे आ जाएगा, टी/2 पे। तो सिग्मा डिवाइड बाई टी/2 इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई रेडियस कितना निकाला हमने, L² डिवाइड बाई 8d। इस वाले इक्वेशन में हम क्या निकाल लेंगे, सिग्मा डिवाइड बाई ई। हम क्या निकाल लेंगे, सिग्मा डिवाइड बाई ई। सिग्मा यानी कि स्ट्रेस डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, किसके बराबर होता है, स्ट्रेन के बराबर होता है। सिग्मा डिवाइड बाई ई किसके इक्वल हो जाएगा, T/2 डिवाइड बाई L² बाई 8d। और स्ट्रेन किसके इक्वल भी होता है, Y/R के इक्वल भी होता है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4dt/L², जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, काफ़ी सारे जो फॉर्मूला का एप्लीकेशन है एक ही क्वेश्चन में इसने हमसे करवा लिया। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेन ऑन ए पीस ऑफ मेटल आर EX इज इक्वल टू -120 माइक्रोमीटर पर मीटर, EY इज इक्वल टू -30 माइक्रोमीटर पर मीटर। आपको किसी मेटल के पीस के ऊपर स्ट्रेन दे रखे हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। उसके अलावा आपको दे रखा है जो शियर स्ट्रेन है, उसके अलावा आपको क्या दे रखा है, शियर स्ट्रेन 120 माइक्रोमीटर पर मीटर। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। मैक्सिमम जो प्रिंसिपल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन की बात कर रहे हैं हम यहाँ, स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे। स्ट्रेस तो आपको पता क्या होता है भाई, P1 + P2 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ P1 - P2 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ XY का स्क्वायर। यहाँ हम बात कर रहे हैं स्ट्रेन की, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन की वैल्यू किसके बराबर होएगी, EX + EY डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस ये EX - EY डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस गामा XY बाई 2। ये गामा XY क्या है, ये है प्रिंसिपल स्ट्रेन, गामा XY है प्रिंसिपल स्ट्रेन, EX क्या है, ये वही डायरेक्ट स्ट्रेन वाले हो गए। ठीक है, फॉर्मूले में पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन विल बी कंसीडर्ड, यानी कि -150 माइक्रोमीटर पर मीटर। बाकी तो स्ट्रेन की कोई भी यूनिट नहीं होती, इन्होंने वैसे कन्फ्यूज करने के लिए यूनिट दे रखी है भाई, मीटर डिवाइड बाई मीटर, कोई भी यूनिट नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, भाई कोई मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर आपको सिग्मा एक्स दे रखा है 80, सिग्मा वाई दे रखा है 100, टाउ XY दे रखा है 60, यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल की है 150, यूनिएक्सियल टेस्ट में हमने डिटरमाइन करके कितनी स्ट्रेंथ निकाली, 150। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा, क्या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होता है, σ1 - σ2 डिवाइड बाई 2, यही होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। σ1 क्या है भाई, जो आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस है, तो इसमें हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस दे नहीं रखे, प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें निकालने पड़ेंगे, यानी कि P1 और P2। जो फॉर्मूला है वो आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था भाई, σx + σy डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ σx - σy डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ XY का स्क्वायर। जो ये फॉर्मूला आपको इसके अंदर दिखने लग रहा है, आपने σ1 यानी कि पहले प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल ली, दूसरी प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल ली, और जो टाउ मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल वो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के हिसाब से क्या रहेगा, टाउ मैक्सिमम ऑफ σ1 - σ2 डिवाइड बाई 2, या फिर σ1/2 या फिर σ2 डिवाइड बाई 2। तो हमारा टाउ मैक्सिमम कितना आ जाएगा भाई, σ1 σ2 आपको पता ही है 75.41 मेगापास्कल। अब ऑप्शन देख लेते हैं, अब 75 मेगापास्कल किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, σ1 - σ2 डिवाइड बाई 2। जो ये आगे दो टर्म है ना, σ1/2 σ2 डिवाइड बाई 2, इनको कंसिडर नहीं किया होगा इसने, तो 150 में से 30 को माइनस करो, 120 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन, अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप कौन सा सिलेक्ट करोगे, सी वाला ऑप्शन, यानी कि 119 मेगापास्कल, 150 - 29 यानी कि 120 के करीब। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए सोम के अंदर। अगर आप कन्फ्यूज हो, ये 2 दिन फॉर्मूले हैं, बस आपको रट लेने हैं, ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ें नहीं हैं। सोम के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन इलास्टिक मटेरियल आर, भाई कोई इलास्टिक मटेरियल है, उसके अंदर हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस दे रखे हैं 1.5 सिग्मा और 0.5 सिग्मा, यानी कि σ1 दे दिया, σ2 दे दिया, σ3 दे दिया आपको। इलास्टिक लिमिट इन टेंशन इज 200 मेगापास्कल, जो इलास्टिक लिमिट कितनी दे रखी है, 200 मेगापास्कल, यानी कि FY दे दिया आपको। म्यू की वैल्यू पॉइजंस रेशो 0.3 है। वैल्यू ऑफ सिग्मा एट फेलियर, भाई जो 1.5 सिग्मा है, तो इसके अंदर ये सिग्मा किसके बराबर होएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से बताना, किसके हिसाब से बताना है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से। SSC में तो केवल आपसे नाम पूछता भाई, फलानी थ्योरी का क्या नाम है, रैंकाइन है, कुलाम है, ट्रेस्का है, बेल्ट्राम है, हेग है, लेकिन यहाँ आपको उसका एप्लीकेशन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो भाई मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी क्या कहती है,
जो हमारे भाई जिस वाले प्लेन के ऊपर वो क्या लग बोलते हैं मैक्सिमम वाला प्रिंसिपल स्ट्रेस लग रहा होगा, तो उसके ऊपर जो स्ट्रेन है वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एफ वाई डिवाइड बाई ई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम स्ट्रेन कितना किसके बराबर हो सकता है, एफ वाई डिवाइड बाई ई। जो मैक्सिमम स्ट्रेस वाला प्लेन है यानी कि 1.5 सिग्मा जिसके ऊपर स्ट्रेस लगने लग रहा है उसके ऊपर स्ट्रेन किसके बराबर होगा, स्ट्रेन यानी कि ई। स्ट्रेन किसके बराबर होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेन किसके बराबर होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यानी कि 1.5 सिग्मा डिवाइड बाई ई, 1.5 सिग्मा डिवाइड बाई ई माइनस, इसमें हमें पॉइजन्स रेशो भी दे रखे तो माइनस म्यू सिग्मा 2 डिवाइड बाई माइनस म्यू सिग्मा 3 डिवाइड बाई ई। यही होएगा भाई सिग्मा 1 वाले प्लेन के ऊपर जो होता है स्ट्रेन इसी के इक्वल होता है। ठीक है, इसके अंदर आप सारी चीज़ें पुट कर दो कि सिग्मा वाई आपको पता है 210 है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपस में ये ई वाले टर्म सारे आपस में कट जाएंगे, तो सिग्मा की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 155 मेगापास्कल। सिग्मा ही हमसे क्वेश्चन में निकालना था। अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को आप रहने दो, फिक्स वाली बीम है, फिक्स बीम हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक शाफ्ट दे रखा है जिसका डायमीटर डी है, लेंथ एल है, उसके ऊपर आपने टॉर्क टी लगाया। ठीक है, एक दूसरा शाफ्ट है सेम मटेरियल का सेम लेंथ है लेकिन उसका डायमीटर उसके हाफ के बराबर है, उसके ऊपर भी आपने सेम टॉर्क लगाया, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट का जो रेशो है ए और वो बी का डिवाइड बाई ए का किसके इक्वल होगा। तो ए वाला जो शाफ्ट है उसका डायमीटर डी है, बी वाले शाफ्ट का डायमीटर कितना है, डी बाई 2। एंगल ऑफ ट्विस्ट हम टॉर्जनल इक्वेशन से आसानी से निकाल सकते हैं। टॉर्जनल इक्वेशन क्या होती है, टाउ बाई आर टी बाई जे जी थीटा बाई एल, यही होती है। हमें थीटा निकालना, थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टी एल डिवाइड बाई जी जे, टी एल डिवाइड बाई जी जे। सेम मटेरियल के हैं तो जी की वैल्यू भी सेम रहेगी, टॉर्क दोनों पे सेम लग ही रहा है, लेंथ दोनों पे सेम दे ही रखी है। जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्सी है जे वो किसके बराबर होता है, पाई बाई 32 डी रेज टू दी पावर 4। भाई एंगल ऑफ ट्विस्ट किसके डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर का कितना होता है, पाई डी की पावर 4/32। हमें क्या निकालना था, थीटा ऑफ बी डिवाइड बाई थीटा ऑफ ए। तो डायमीटर की वैल्यू पुट करेंगे, एक में 1 आ जाएगी, एक में 1/2, आपका आंसर आ जाएगा 16। अगला क्वेश्चन, द रिक्वायर्ड डायमीटर फॉर ए सॉलिड शाफ्ट टू ट्रांसमिट 400 किलोवाट एट 150 आरपीएम विद द वर्किंग शियर स्ट्रेस नॉट टू एक्सीड 80 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नियरली। शाफ्ट दे रखे आपको 400 किलोवाट पावर ट्रांसमिट करने लग रहा है, तो सर्कुलर शाफ्ट में पावर का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, पावर होती है टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 60, 2 पाई एन टी डिवाइड बाई 60। आपको आरपीएम दे रखी है 150, एन की वैल्यू दे रखी है, पावर दे रखी है, तो हम टॉर्क निकाल सकते हैं। भाई कितना टॉर्क उसके ऊपर लगने लग रहा है, उसके ऊपर लगने लग रहा है 25,464 न्यूटन मीटर का हम उसके ऊपर टॉर्क लगाने लग रहे हैं। हमें निकालना क्या, हमें उसका डायमीटर निकालना, भाई उस शाफ्ट का डायमीटर कितना होना चाहिए। तो भाई अब हम टॉर्जनल इक्वेशन का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितनी है उसके अंदर 80 मेगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो टाउ बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर। टी यानी कि टॉर्क हमने निकाल लिया, टाउ यानी कि शियर स्ट्रेस हमें दे रखा है 80, जो आर होता है यानी उसका रेडियस किसके बराबर होएगा, डायमीटर बाई 2, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है, पाई बाई 32 डी रेज टू दी पावर 4। फॉर्मूले में हम इन सब चीज़ों को पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 117.4 mm। अगला क्वेश्चन, आरसीसी कॉलम दे रखे आपको 4 मीटर जिसकी लेंथ है, रिजिडली कनेक्टेड टू ए स्लैब एंड द फाउंडेशन, क्रॉस सेक्शन जिसका 400 × 400 है, द कॉलम विल बिहेव एज एन, यानी कि एक फिक्स कॉलम है, एक क्या है, फिक्स कॉलम है, 4 मीटर जिसकी लेंथ है और क्रॉस सेक्शन दे रखे 400 × 400। भाई कैसा कॉलम बिहेव करेगा, लॉन्ग शॉर्ट इंटरमीडिएट, तो हमें इसमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लेंडरनेस रेशो। हमें क्या निकालनी पड़ेगी, उसकी स्लेंडरनेस रेशो। अब भाई कॉलम रिजिडली फिक्स है तो फिक्स कॉलम है, तो फिक्स कॉलम के लिए जो इफेक्टिव लेंथ किसके इक्वल होती है, 0.65 L। ठीक है, इसमें हम IS कोड वाली वैल्यू लेंगे, सोम के अंदर तो हम क्या लेते हैं 0.50, लेकिन स्टील और आरसीसी के अंदर ये वाला क्वेश्चन आता है तो हम इफेक्टिव लेंथ कितनी लेते हैं 0.65। स्लेंडरनेस रेशो किसके इक्वल होएगा, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन।
स्टील और कंक्रीट के अंदर वो सिलेंडरनेस रेशो इसी के इक्वल होता है ना, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लिफ्ट लेटरल डायमेंशन। तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गई 6.5। तो सिलेंडरनेस रेशो जिसका 3 से 12 के बीच में हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट कॉलम। 3 से कम वाले को पेडेस्टल बोलते हैं, 3 से 12 शॉर्ट कॉलम और 12 से 60 तक लॉन्ग कॉलम। ये आप देख सकते हो भाई, 3 से कम पेडेस्टल, 3 से 12 शॉर्ट कॉलम। अगला क्वेश्चन, शियर फोर्स डायग्राम ऑफ ए सिंगल ओवरहैंग बीम इज शोन एज फिगर। भाई सिंगल ओवरहैंग बीम है, शियर फोर्स डायग्राम उसका दे रखा है। वन सिंगल सपोर्ट इज एट एंड ए, द टोटल डाउनवर्ड लोड एक्टिंग ऑन द बीम इज। एक ओवरहैंग बीम है, ए वाला पॉइंट सिंपली सपोर्टेड है और भाई आगे कहीं पे डी के ऊपर या सी के ऊपर हमने क्या लगा रखा होगा, दूसरा वो होएगा भाई सपोर्ट रहेगा और आगे फिर ओवरहैंग है। डायग्राम इसका पहले ही दिखा देता हूँ आपको। इस टाइप की कुछ बीम है, ए वाले पॉइंट के ऊपर एक सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट भाई आगे कहीं पे होगा, हमें पता नहीं है अभी, ठीक है। उसका शियर फोर्स डायग्राम ये आप देख लो। आपको क्या बताना है, टोटल डाउनवर्ड इसके ऊपर कितना लोड लगने लग रहा है। ये वाला क्वेश्चन भी एसएससी जेई के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो इस टाइप से आपको शियर फोर्स दे देगा और लोड निकालने के लिए बोलेगा। तो शियर फोर्स क्या होता है भाई, अगर डाउनवर्ड लोडिंग लगने लग रहा हो तो शियर फोर्स हम क्या लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन लेते हैं हम इसकी, राइट अपवर्ड नेगेटिव, राइट हैंड साइड की तरफ ऊपर की तरफ लोड लग रहा होगा तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या तो लेफ्ट से राइट चल सकते हो या राइट से लेफ्ट। मेरे को आसान लगता है राइट से लेफ्ट की तरफ चलना। जैसे अब हम इधर से इधर चलेंगे, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ, ई वाले पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव शियर फोर्स है, ई वाले पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव, और हमने साइन कन्वेंशन क्या लिया था, राइट अपवर्ड नेगेटिव, ठीक है। ऊपर की तरफ फोर्स होएगा तो नेगेटिव, लेकिन शियर फोर्स इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव। शियर फोर्स पॉजिटिव है तो फोर्स हमारा किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ। कितने का लगने लग रहा होगा, 100 का लगने लग रहा है, क्योंकि भाई यहाँ 100 है। डी वाले पॉइंट पे आके नीचे कितना चला गया, 100 से नीचे चला गया ये 350 पे, प्लस 100 से माइनस 350, डिफरेंस कितने का आया, 450 का। कितने का डिफरेंस आया, 450 का। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कितने का लोड लगने लग रहा होगा, 450 का, ठीक है। 350 से 50 चला गया और किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, और कितने का डिफरेंस है, 300 का, यानी कि इधर कितना लोड लगने लग रहा होगा, इधर लगने लग रहा होगा, इधर 300 का। तो ऐसे ही आपको पूरी बीम में चलते जाना है। जैसे इधर 100 का लग रहा था, फिर इधर 350 का, इधर फिर ये कितने का, 100 का आ जाएगा। सी वाले पॉइंट के ऊपर 100 का आ जाएगा। उसके बाद इधर फिर जो भी लोड है वो, जैसे अच्छा 100 का, 450 का, 300 का, फिर 400 का, इधर 350 का। तो जैसे इस बीम में हम चलते गए ना इधर की तरफ, पहले 100, 450, फिर 300, 100, 450, 300। तो ऐसे आपको पूरा चलते जाना है। और डाउनवर्ड फोर्स या अपवर्ड फोर्स आपसे क्वेश्चन में पूछ जाएगा, वो आप इजीली निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, डिफॉर्मेशन ऑफ ए वर्टिकली हेल्ड बार ऑफ लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन ए ड्यू टू सेल्फ वेट ओनली इफ द यंग मॉडुलस इज ई एंड यूनिट वेट ऑफ बार इज गामा, द एलोंगेशन डी एल इज। तो भाई कोई रोड है, आपने उसको वर्टिकली हैंग करके रखा, सेल्फ वेट की वजह से उसका एलोंगेशन कितना होएगा। तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी रोड है, जैसे आपको वर्टिकल रोड दिखने लग रही, सेल्फ वेट की वजह से एलोंगेशन कितना होता है, लैम्डा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2ई। लैम्डा क्या होता है, यूनिट वेट ऑफ द रोड, ठीक है, लैम्डा एल स्क्वायर डिवाइड बाई 2ई, डायरेक्ट क्वेश्चन था। ये लैम्डा क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन, फॉर मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 100 गीगापास्कल। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या मतलब है, जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी है, 100। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 250। पॉइजन्स रेशो किसके इक्वल होगा, तो पॉइजन्स रेशो का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। ई की वैल्यू किसके बराबर होती है, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। E इज इक्वल टू 3K 1 माइनस 2 म्यू। E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3K प्लस जी, ठीक है। तो पहले वाली इक्वेशन लगानी है हमें, E इज इक्वल टू 2G प्लस म्यू। E की वैल्यू आपको दे रखी है, G की वैल्यू दे रखी है, म्यू की वैल्यू निकालनी, तो कितना आ जाएगा, पॉइजन्स रेशो 0.25। अगला क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पर्सन वेट डब्लू आर सिटिंग ऑन ए प्लैंक ऑफ लेंथ एल फ्लोटिंग इन दी वाटर। भाई 2 आदमी हैं जिनका वजन डब्लू है, एक प्लैंक के ऊपर यानी कि लकड़ी का कोई टुकड़ा है, एल लेंथ है जिसकी, पानी के अंदर तैरने लग रहा है, उसके ऊपर बैठे हैं। और कहाँ पे बैठे हैं? दोनों सिरे से L/4 डिस्टेंस पे। जैसे ये वाला डायग्राम देखो, राइट से भी L/4 डिस्टेंस पे, लेफ्ट से भी L/4 डिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं और W वजन है दोनों इंसानों का, और पानी के ऊपर ये लकड़ी का टुकड़ा तैरने लग रहा है। तो इस चीज़ का क्या मतलब हुआ? पानी के ऊपर तैरने लग रहा है तो नीचे से जो बायोंसी फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नीचे से जो फोर्स लगेगी वो कैसी लगेगी? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स लगेगी नीचे की तरफ से। हमें निकालना क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द मिडल पॉइंट ऑफ द प्लैंक। तो मिडल जो पॉइंट है उसके ऊपर हमें सेंटर के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो इसको आप कैसे समझ सकते? इसको आप ऐसे समझो, इसको आप उल्टा करके देख लेना, ठीक है। इसको आप क्या करके देखो? उल्टा करके देखो। उल्टा करके देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा? भैया आपकी ओवर हैंग बीम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगने लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितने का रिएक्शन आएगा? यहाँ W/2 का रिएक्शन आएगा। यहाँ कितने का रिएक्शन आएगा? यहाँ W/2 का रिएक्शन आएगा। अच्छा, W/2 का रहने दो, यहाँ W का रिएक्शन आएगा और यहाँ कितने का? W का रिएक्शन। जो पानी है भाई, लकड़ी का टुकड़ा पानी के अंदर तैरने लग रहा है तो नीचे से तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ही आएगा। तो जो ओवरहैंग बीम होती है उसके सेंटर के ऊपर बेंडिंग मोमेंट निकालना होता है। वैसे तो आपको वैसे भी याद है, फॉर्मूला क्या होता है? W/8 L² - 4A²। यही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। इस वाले फॉर्मूले में आप L की वैल्यू पुट करोगे भाई, अंदर कितना है? L/2, तो ये हो जाएगा L² - 4 - 4 × A किसके बराबर है? L/4 के, L/4 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? L²/4 - L²/4 क्या आ जाएगा? 0। सेंटर के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा? 0। सेंटर के ऊपर बेंडिंग मोमेंट कितना आ जाएगा? 0। बस इस बीम को आपको उल्टा करके इमेजिन करना था, ठीक है। जो ये आदमी बैठे हैं उनको ऐसे मानो कि भाई सपोर्ट है, और पानी जो लोड लगाने लग रहा है वो भाई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, यूनिफॉर्म ओवरहैंग बीम के ऊपर। सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया? 0। अगला क्वेश्चन, रेक्टेंगुलर बीम है जिसके ऊपर शियर फोर्स लगने लग रहा है, मैक्सिमम शियर फोर्स डिवाइड बाय एवरेज शियर फोर्स किसके इक्वल होगा? तो रेक्टेंगुलर बीम में मैक्सिमम शियर फोर्स किसके बराबर होता है? 3/2 ऑफ एवरेज, यानी कि 1.5। डी ऑप्शन इज करेक्ट। डी ऑप्शन इज करेक्ट। शियर फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है ना, टाउ = FA/y डिवाइड बाय I × V। और ये तो हम स्टैंडर्ड रिजल्ट याद ही करते हैं। रेक्टेंगुलर में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किसके बराबर होता है? 3/2 ऑफ एवरेज। वैसे फॉर्मूले में पुट करते हैं तो याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी देख सकते हो V/2I D²/4 - Y²। अगला क्वेश्चन, 3 इंचार्ज है, इस वाले को आप छोड़ दो, रहने दे सकते हो इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी आप छोड़ दो, कंटिन्यूस बीम हमारे सिलेबस में नहीं है। ये वाले क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, कंटिन्यूस बीम वगैरह यानी कि इनडिटर्मिनेट बीम SSC में असिस्टेंट इंजीनियर में नहीं आती। ये वाला भी आप छोड़ दो, फिक्स बीम दे रखी है। 84 ये वाला क्वेश्चन भी रहने दो। 85 इस वाले को भी रहने दीजिए आप। नहीं देखे होंगे ना ये वाले फॉर्मूले, ये हमारे SSC में असिस्टेंट इंजीनियर में नहीं आते। इन्होंने सारे क्वेश्चन एक साथ इकट्ठे दे दिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी नहीं है, नहीं देखा होगा ना ये वाला फॉर्मूला। ये वाले क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, ये केवल ESC में कभी कभी आते हैं ये वाले क्वेश्चन। 87 नंबर, इसको भी रहने दो आप। 88 वाला भी हमें नहीं करना। 89 वाला, 89 भी हमें नहीं करना भाई, फिक्स बीम हो गई और इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। अनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ट्रस, पोर्टल फ्रेम वगैरह ये हमें नहीं करने। तो ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही करते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज हमने 89 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए। ये 90 नंबर वाला क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है।
इसको हम अगले लेक्चर से करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।